हाय फ्रेंड, आज हम लोग बी डबल ई में पहला मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। लोग पहला मॉड्यूल का नाम है डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में हम लोग को जो पढ़ना है, उसमें पहला जो पढ़ना है वह है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, सबसे पहले बात किया जाए इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब कोई भी सर्किट में करंट का फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जब क्लोज लूप में, मान लीजिए क्लोज लूप हो गया, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और इसी के अंदर आर जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं, एल जिसे हम इंडक्टर बोलते हैं, और सी जिसे हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तीन चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए, अगर तीन चीज़ों को आर, एल और सी, अगर तीन चीज़ों को हम अरेंज कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो इसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये हम लोग का पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। अर्थात किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, क्या होता है वोल्टेज सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो, उस पर हम लोग उसका स्टडी करेंगे। लोग तीसरा हम लोग का टॉपिक है किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। केसीएल और केवीएल इसे ही बोला जाता है। केसीएल और केवीएल के बारे में आपको बताएं तो केसीएल वो होता है जब सारा करंट एक जगह पर आकर मिल जाता है। जब चारों तरफ से आके करंट एक पॉइंट पर मिलता है, वो केसीएल में डिस्कस करेंगे। केवीएल, जब किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप्स आता है, उसका डिस्कस हम केवीएल में करेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वो है एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन। यह कहता है कि मान लीजिए किसी भी सर्किट में, यही सर्किट को मानिए, इस सर्किट में अगर इस सर्किट में हम लोग को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं, मेश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। तो यह सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या है आपको बता दें हम। स्टार डेल्टा कन्वर्जन, कोई जब, यहाँ आपको बता दें हम, स्टार अगर इस प्रकार का अगर रजिस्टर लगा हो, ठीक है, तो उसे हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। स्टार कनेक्शन अगर इस प्रकार का लगा हो तो उसे हम डेल्टा कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वह नेटवर्क थ्योरम। अर्थात जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, अगर हम लोग को नेटवर्क मिलता है किसी भी सर्किट का, बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स अगर किसी भी सर्किट का मिल रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास तीन थ्योरम मेन होता है। एक सुपरपोजिशन, एक थेवेनिन, एक नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरएलसी सर्किट। अर्थात रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटेंस कैसे टाइम के साथ वेरी करता है, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस। चलिए हम पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट में जैसे आपको पहले पता होना चाहिए कि आर क्या है, एल क्या है, सी क्या। आर क्या है, रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, जनरल सी बात है। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टेंस, मान लीजिए ये जो है हमारा कंडक्टर है, ठीक है, कोई तार हो गया, ठीक है, वायर हो गया, अगर इसके अंदर अगर करंट पास करा रहे हैं, ठीक है, तो ये तार करंट को रोकने का कोशिश करता है, धकेलने का कोशिश करता है। अगर इससे कंडक्टर से अगर ऐसे
सीधा अगर करंट जा रहा है तो रजिस्टर क्या करते हैं, इसको अपोज करता है। अर्थात रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है फॉलो अप करंट, करंट को रोकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस। तो आर को हम लोग रजिस्टेंस बोलते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है रो डॉट एल अपॉन ए होता है। ये मेन फार्मूला होता है आर का, जो आपको याद रखना होगा। आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लोग इंडक्टेंस। ठीक है, एल का मीनिंग क्या होता है, एल होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस होता है। आर समझिए, एल के बारे में मान लीजिए कोई भी वायर हो गया, अगर हम उसको क्वाइल बना देते हैं, इसके ऊपर क्वाइल बना देते हैं और क्वाइल से अगर करंट को पास कराते हैं तो ये क्वाइल उस करंट को अपोज करेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्वाइल अपोज द एनी चेंज इन करंट, अगर करंट में कोई भी बदलाव आता है, अर्थात क्वाइल की वह प्रॉपर्टी जिसके जो अपोज करता है करंट की, क्वाइल में क्वाइल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करता है, उसे इंडक्टेंस जिसे हम एल बोलते हैं। और एल का क्या होता है, वी एल इक्वल टू एल ए टू डी आई अपॉन डी टी होता है। ये मेन फार्मूला होता है, वो आपको याद करना होगा। हम लिखे हैं वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। तीसरा चीज हम सी आपके बारे में बताते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटर एक दो पैरेलल प्लेट होते हैं, ठीक है, और उसको अगर हम वोल्टेज से जोड़ देते हैं, ठीक है, वोल्टेज से जोड़ देते हैं, तो ये कैपेसिटर क्या करते हैं, चार्ज अपने पास चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। तो ये स्टोर करने की क्षमता को ही हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस का जनरली फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है सी इक्वल टू के बाई वी होता है। आगे हम लोग को पॉइंट पढ़ना है लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट। इनको बता दें हम, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर लीनियर वो एलिमेंट को बोला जाता है, ठीक है, लीनियर उस एलिमेंट को बोलते हैं जो वी आई ग्राफ, मान लीजिए ये वी आई ग्राफ होता है, वह स्ट्रेट लाइन शो करता हो, उसे हम लीनियर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन शो करे, जो जो एलिमेंट वोल्टेज और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन शो करे, उसे लीनियर बोलते हैं। और नॉन लीनियर किसे बोलते हैं, जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ और हो, उसे हम नॉन लीनियर बोलते हैं। लीनियर एलिमेंट रजिस्टर को बोलते हैं, इंडक्टेंस को बोलते हैं, कैपेसिटेंस को आरएलसी को बोलते हैं। और नॉन लीनियर में आते हैं, नॉन लीनियर में आ जाते हैं डायोड, इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है एलिमेंट वो है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव सोर्स उसको बोले जाते हैं जो वोल्टेज या करंट, ठीक है, वोल्टेज या करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रदान करे। ठीक है, वोल्टेज या करंट जब किसी भी सर्किट में देता है कोई अगर एलिमेंट, उसे हम एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव वो बोलते हैं जो वोल्टेज या करंट नहीं देता हो, अर्थात वो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता हो, उसे हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात है यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल। यूनिलैटरल जब हम लोग किसी भी सर्किट में, ठीक है, मान लीजिए किसी भी सर्किट में अगर पोलैरिटी चेंज करते हैं, यूनिलैटरल याद रखिएगा,
जब हम पोलैरिटी चेंज करते हैं, प्लस से माइनस करते हैं, तब भी कोई एलिमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, उस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो उसे हम यूनिलैटरल कहते हैं। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता उसे यूनिलैटरल नहीं कहते हैं, ठीक है, उसे हम बाइलैटरल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, यहाँ कंफ्यूजन होता है हमेशा बाइलैटरल और यूनिलैटरल में। बाइलैटरल उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है पोलैरिटी चेंज करने पर, और यूनिलैटरल में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है पोलैरिटी करने पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीधी से टॉपिक है कि बाइलैटरल उसको बोलेंगे जब हम पोलैरिटी चेंज करेंगे उस इलेक्ट्रिक सर्किट में तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, और यूनिलैटरल में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा पोलैरिटी चेंज करने के साथ। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो होता है वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ठीक, यहाँ लिखे वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या है। जब हम पहले आप लोग को बता दें कि वोल्टेज किसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट के अलोंग को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में, उसे हम वोल्टेज बोलते हैं। तो ये VI जो वोल्टेज एंड करंट सोर्स का एथी है उसके बारे में सबसे पहला आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, अर्थात वोल्टेज प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। तो इसे ही हम ओम्स लॉ बोलते हैं। तो याद होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तभी प्रोपोर्शनल आई, अभी इक्वल टू होता आर आई, तो आर को रोकेंगे तो भी अपन आई हो जाएगा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर पॉसिबल। याद रखिएगा जो ओम्स लॉ होता है, ठीक है, ओम्स लॉ होता है हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काम करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो ओम्स लॉ के वैल्यू बदल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है KCL क्या है, ठीक है, KVL पढ़ना है। KCL में जो सबसे इम्पोर्टेंट KCL का डेफिनेशन क्या बोलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू KCL अर्थात किरचॉफ करंट लॉ के अनुसार द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, अर्थात ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन या पॉइंट विल बी जीरो, अर्थात किसी पूरा करंट का जोड़ करने पर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, वो जीरो आता है। मान लीजिए एक करंट यहाँ से आया, एक करंट यहाँ गया, I1 आया, I2 गया, फिर I3 आया, I4 भी आया। अगर इस सब को अगर हम जोड़ देते हैं, सिग्मा I1 जोड़ देते हैं तो जीरो हो जाता है। अर्थात ऑल द करंट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट जंक्शन, तो ये जीरो होता है, उसे हम KCL बोलते हैं। ठीक, ड्राइंग ये रहा। KVL क्या होता है, KVL का होता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में, यहाँ ध्यान देना होगा कि KCL के लिए क्लोज सर्किट जरूरी नहीं है, बट KVL के लिए क्लोज सर्किट जरूरी है। इन एनी क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में द अलजेब्रिक सम, यहाँ भी सम होता है किसका, बस वोल्टेज। KVL में वोल्टेज का सम होता है और KCL में करंट का सम होता है, बस ये ध्यान रखना। सम ऑफ ऑल द EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप्स है जीरो। यहाँ KCL में करंट का सम जीरो हो रहा था, यहाँ KVL में वोल्टेज ड्रॉप्स का सम जीरो होता है। तो सिग्मा EMF तो सिग्मा ER इक्वल टू जीरो, बस इतना से बात है। नेक्स्ट हम आपको बता दें नोटेशन। अगर मान लीजिए वोल्टेज ऐसा लगा हो, ठीक है, कि पॉजिटिव टर्मिनल आगे हो, नेगेटिव टर्मिनल बाद में, और करंट इसके
इस साइड से बन रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो अर्थात पोटेंशियल से प्लस से माइनस जा रहा है अगर, तब हम वोल्टेज को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। तो यहाँ आप समझिए कि जब भी कोई हायर से लोअर जाता है, ठीक है, तो वो उसके लिए नेगेटिव बात होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन को कंसीडर करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर ई नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते वोल्टेज रहता तब करंट जाता है, तो यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव था। कोई चीज़ लोअर से अगर हायर जा रही है, लोअर से अगर हायर जा रही है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेते हैं, यह अच्छा बात है। कोई चीज़ अगर छोटी सी बड़ी होता है तो यह अच्छा बात माना जाता है, इसलिए पॉजिटिव माना जाता है। इस बात को बस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है स्टार कन्वर्जन। जैसे आपको बताए हम स्टार कन्वर्जन पढ़ना है हम लोग को। स्टार टू डेल्टा हम लोग को करना है, स्टार टू डेल्टा। जैसे आपको पता है स्टार कैसे होता है, स्टार का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। या स्टार हो, मान लीजिए या R1 रजिस्टर हो गया, या R2 रजिस्टर हो गया, या R3 रजिस्टर। अगर हम लोग को डायरेक्ट, ठीक है, अगर डायरेक्ट डेल्टा में बदलना है, डेल्टा कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। डेल्टा में ट्राइंगल बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टार में स्टार जैसा चित्र बनेगा, ये डेल्टा होगा। डेल्टा में से RA RB RC एग्जाम। तो ये कैसे कन्वर्ट इस कैसे बना स्टार टू डेल्टा, इसी को हम लोग स्टार डेल्टा कन्वर्जन बोलते हैं। डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला है, RA कैसे बनेगा, इस सर्किट पर बॉस के इस जो वायर पर, इस पर गौर कीजिए। RA बनाने के लिए इधर के साइड, ठीक है, इस RA बने यहाँ गए, मान लीजिए यहाँ बना है ना, यहाँ RA बना है, एक RA यहाँ बना है, या RC बना है, ध्यान दीजिए। इसी के बदले ये बना है, RB बना है, ध्यान दीजिए। RA बना है इस दो गो, ठीक है, इस दो गो रजिस्टर के कारण, ठीक है। तो इस दो गो रजिस्टर को जोड़ देना है, ठीक है। इस रजिस्टर को जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R3 जोड़ दीजिए। अब गुणा कर दीजिए एक बार, R1 डॉट R3, और जो इसके अपोजिट में रहता है R2, बस से भागा कर दीजिएगा। यही फार्मूला हो गया स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। सेम कंसेप्ट सब में लगाना है, RB में भी RC में। RB कैसे निकालेंगे हम, RB का देखिए, या RB यहाँ है, इसके साथ में कौन कौन है, R1 डॉट R2 है, तो R1 प्लस R2 करेंगे। अब जोड़ दिए एक बार गुणा कर देंगे, R1 डॉट R2, और इसके अपोजिट में कौन है, R3 से भागा कर देंगे। ये हो गया हम लोग का। सेम कंसेप्ट RC के लिए लगाना है। RC के लिए क्या होता है, RC के लिए होगा, या RC हो गया, RC में कौन है, R3 और R2, तो R3 और R2 जोड़ देंगे, R3 और R2 जोड़ देंगे, और ये एक बार गुणा करके जो इसका अपोजिट में रहेगा उसे भाग कर देंगे, R3 डॉट R2 अपॉन 3। ये ट्रिक है याद करने का, सॉरी R1, ठीक है, याद हो गया। इसी से बना लेंगे। अब कैसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ 10 ओम हो, रजिस्टर हो, ठीक है, यहाँ 5 ओम हो, यहाँ 14 ओम हो। इसको अगर ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, इसमें RA में, ठीक है, RB में, सॉरी RB यहाँ लिख दीजिए, RC यहाँ लिखिए, कहीं भी लिखिए बतिया बराबर है, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। ये होता है स्टार टू डेल्टा, या आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा आपको मिल जाएगा स्टार से डेल्टा। अब डेल्टा से स्टार बनाने के लिए भी से कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार डेल्टा लिखिए, बनाइए, ठीक है। ये बन गया हम लोग का डेल्टा, ठीक है। डेल्टा हो गया RA RB RC। डेल्टा पर अंदर बनाते हैं ताकि आप समझ जाए, बस हल्का सा स्टार बनाना है डेल्टा से,
ठीक है, मतलब ऐसे बने, इस पर गौर मत कीजिए। मतलब फिर हम लोग को अब स्टार, डेल्टा से स्टार बनाने के लिए का फॉर्मूला यूज लग, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक के पता चलता है, या R1 हो गया, या R2 हो गया, या R3 हो गया। आपको यहाँ समझाने के लिए, ये R1 जो है ये किसके साथ जुड़ा है, RA इंटू RB के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ R1 निकालने के लिए, R1 निकालने के लिए RA डॉट RB करेंगे, अर्थात इन जिसके साथ जोड़ा है उसके साथ गुणा करके, और जितना इसके सर्किट है RA RB RC उसे भागा कर देंगे। बस ये कंसेप्ट है, कितना RB है, RA है, RC है, यही कंसेप्ट याद रखिएगा। जिसके साथ भी हम लोग को थी स्टार कनेक्शन निकालना होता R1, उसको देखना है किससे जुड़ा है, उसको गुणा करेंगे और बाकी तीनों से भागा कर देंगे लोग, ठीक है। तो सेम हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे लोग यहाँ R2 निकालने के लिए। R2 किससे जुड़ा है, RB और RC से, RB डॉट RC, और कितना टोटल है, RA RB RC, ये हो गया, ठीक। उसे पर R3, R3 किससे जुड़ा, RA डॉट RB से, RA डॉट RB से अपॉन RA प्लस RC। अगर आप इसको याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार टू डेल्टा करने के लिए हम लोग पहले जोड़ के उसके बाद गुणा करके सामने वाले से भागा देते हैं। वहीं डेल्टा टू स्टार करना क्या, कि एक बार गुणा करते हैं और बाकी सब को जोड़ने के बाद भागा करते हैं। ये बात याद होना चाहिए, ठीक है। बस यह अगर दिमाग में रहा तो आपसे कोई भी सर्किट सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग को मेश, लूप और मेश को समझना है, लूप और मेश, ठीक है। लूप और मेश पर फोकस कीजिए। लूप जो होता है किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में होता है, ठीक है, किसी भी क्लोज सर्किट में होता है। लेकिन लूप और मेश में क्या अंतर होता है ना, कि लूप में, एक सेकेंड आपको बता दें, लूप में दो से ज़्यादा मेश हो सकते हैं। अब मेश उसे बोलते हैं जिसमें केवल एक सिंगल क्लोज सर्किट हो। मेश क्या बोलते हैं, सिंगल क्लोज सर्किट होना चाहिए उसे मेश, और लूप जो होता है एक से ज़्यादा क्लोज सर्किट हो उसे लूप बोलते हैं। ये कंसेप्ट आप लोग को याद होना चाहिए। हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट आगे हम लोग को पढ़ना है, आप लोग को बता दें हम, थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम पढ़ना है। थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम बोलता है कि कोई भी सर्किट हो, लीनियर हो या बाइलेटरल हो, नेटवर्क हो, उसके जगह पर यानी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग सॉल्व करने के लिए, मैंने कोई भी सर्किट को अगर हमें उसकी जगह पर, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम लोग रिड्यूस कर देते हैं किससे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ तक बस कथा लिखा हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक बस कथा लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम एनी लीनियर या बाइलेटरल नेटवर्क को रिप्लेस करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ से होगा कि कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ से फोकस कीजिएगा, द थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज VTH, जो VTH होता है थेवेनिन का वोल्टेज जो होता है ओपन सर्किट में रखते हैं, थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज VTH इन सीरीज, VTH को हम सीरीज में लगा देते हैं और साथ में विथ थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH को हम लोग भी मैंने सीरीज में लगाते हैं, किसके अलोंग, लोड रेजिस्टेंस RL के अलोंग। ये जो हो गया ये वोल्टेज VTH हो गया, ये जो हो गया RTH हो गया, ये RL हो गया, ठीक है। तो इस क्या किया हम लोग लोड रजिस्टर्स के अलोंग RTH लगाए, जिसे थेवेनिन इक्विवेलेंट कहते हैं, और इसी के अलोंग, इसी के साथ में मैंने सीरीज में हम क्या लगाए हैं, हम लोग VTH लगाए, अर्थात थेवेनिन वोल्टेज
VTH को ही हम लोग ऐसे वोल्टेज बोलते हैं। जनरली इस थ्योरम का साइंटिस्ट जो थे वो इस थ्योरम को डिस्क्राइब किए थे, इसीलिए हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट VTH मैंने मान लेते हैं, थेवेनिन ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं इस बात को। इसका फार्मूला क्या होता है आप भी बताइए कि करंट का फार्मूला क्या होता है। I इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। तो करंट इसमें कितना है, करंट को IL इसके अलाउंग है, और VTH कितना, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज VTH है, और ये R कितना, R टोटल को जोड़ दो, RTH प्लस RL को जोड़ देंगे तो ये आ गया। अर्थात ओम्स लॉ को लगाकर थेवेनिन थ्योरम को हम लोग बना दिया। अब सवाल हम लोग बात करेंगे थेवेनिन थ्योरम के बेस पर न्यूमेरिकल का बात करेंगे। थेवेनिन थ्योरम में न्यूमेरिकल निकालने के लिए पहला जो होता है हम लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। 4 रूल होता है किसी भी सर्किट को के कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए, 4 रूल को ध्यान में। पहला लोड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा VTH को निकालेंगे, तीसरा RTH को निकालेंगे, और चौथा जो फार्मूला होता है लोड रेजिस्टेंस का IL इक्वल टू VTH बटा RL प्लस RTH, इससे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। लोग पहला जो है ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 10 ओम, 12 ओम, 16 ओम, 5 ओम का रजिस्टर लगा दिया गया, और बीच में 15 ओम का रजिस्टेंस, इसे 200 वोल्ट के पोटेंशियल से जोड़ दिया गया। इस क्वेश्चन बोला है कि 15 ओम के रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इस ओम के रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, इससे निकालना है थेवेनिन इक्विवेलेंट, थेवेनिन थ्योरम से हमको निकालना है। तो थेवेनिन थ्योरम का 4 एक रूल है। पहला कहता है कि लोड रेजिस्टेंस को पहचान, तो इसमें लोड रेजिस्टेंस कौन है, किसके अक्रॉस जा रहा है, तो 15 ओम के। तो लोड रेजिस्टेंस जो हो गया RL कितना है, RL है 15 ओम। रोज लोड रजिस्टर पहचान लिए, पहला रूल खत्म, पहला पॉइंट खत्म। 3 पॉइंट और, पहला कर रहा है रिमूव RL, अब VTH निकालना। VTH निकालने के लिए हम लोग RL को रिमूव कर देते हैं लोग, उसके बाद VTH निकालेंगे लोग। तो हम लोग अगर यहाँ RL को लोड रजिस्टर को रिमूव करते हैं लोग, तब जो सर्किट तैयार होता है उस पर गौर करेंगे लोग। उसमें हम लोग 15 ओम को बाहर कर दे लोग, और सर्किट को वैसे छोड़ दिए लोग, और बाकी सब सेम रहेगा। 10 ओम, 5 ओम, 16 ओम, 15, 200 वोल्ट। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये जो सर्किट है इसमें वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग मेश एनालिसिस करेंगे लोग। मेश एनालिसिस जब भी करते हैं लोग तो उसके अक्रॉस एक करंट मान लेते हैं लोग, जिसे I1 बोलते हैं, और दूसरा मानते हैं लोग I2। ध्यान रखिएगा कि अगर एक मेश में क्लॉकवाइज मान रहे हैं तो दूसरे मेश में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट चलाना, अलग अलग डायरेक्शन में मान लेने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में हम लोग करंट को फॉलो कराएंगे लोग मेश एनालिसिस में। तो हम लोग पहला इसमें VTH वोल्टेज निकालने के लिए पहला घुमाते हैं, पहला करंट चलाते हैं, पहला करंट यहाँ से चलाते हैं लोग मेश 1 में। पहला है 10 ओम, 10 ओम करंट गया, आई 5 ओम, ये दोनों 10 5 15 हो गया। हमेशा रजिस्टर में करंट के रजिस्टर के कारण वोल्टेज में ड्रॉप्स होता है। KVL अप्लाई किए हैं लोग मेश 1 में, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप्स होगा, जिसके कारण -15 I1 हो जाएगा, ठीक है। 10 5 15 -15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ये कितना है 16 और 12 28, -28, और ये I1 करंट यहाँ से जा रही है, ध्यान दीजिए I1 करंट इधर जा रही है, और ठीक उसी टाइमिंग I2 करंट इसी से होकर जा रही है। तो ये दोनों करंट्स को माइनस कर देंगे, I1 माइनस I2 कर देंगे लोग, I इक्वल टू 0, क्योंकि ये सर्किट जहाँ से चला था वहाँ कंप्लीट हो गया। और KVL लो यही करता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप्स इक्वल 0 होता है। तो हम लोग कर दे रहे, इसे सॉल्व कर लेंगे लोग। तो -15 I1 -28 I1 प्लस 28 I2 इक्वल टू 0।
-15i1 -28i1 को जोड़ेंगे लोग तो -13i1 8 × 2 33 होगा, सॉरी -15i1 प्लस -28i1 को करेंगे तो -33i1 इस माइनस को उधर भेज कर दें, ये -28i2। इसको सॉल्व करने पर यह हम लोग को पहला इक्वेशन मिला। अब दूसरा हम लोग मेश एनालिसिस, इसमें मेश एनालिसिस कर, इसमें मेश एनालिसिस कैसे करेंगे लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। ये हम लोग का 12 ओम हो गया, ये हो गया 16 ओम, ये जोड़ा है 200 वोल्ट से, ठीक है। इतना पर दें, इसमें हम लोग i1 करंट चला दें। मान लीजिए यहाँ से करंट चला, यहाँ है, ये हुआ -12i1। KVL लगा रहे, KVL का फार्मूला क्या होता है कि V = IR होता है। I पता है, R लगा रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है, उसके बाद 16 R हो गया, I1 चल रहा है, ठीक। और उसके बाद यहाँ आया, क्या बताए थे कि जब भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट चलता है तो उसे हम प्लस लेते हैं, तो +200 = 0। इसी को सॉल्व करेंगे लोग हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा -28i1 -28i2 +200 = 0, क्योंकि उसी टाइमिंग ये तो वो इस करंट के कारण हुआ, लेकिन i1 करंट भी उसी टाइमिंग इससे निकल रहा होता है, इसीलिए हम लोग -28i2 i1 कर देते हैं लोग, या i2 है, ठीक है। तो दो इक्वेशन मेश 1 और मेश 2 से आया। मेश 1 और मेश 2 को जो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे लोग, ये दोनों वैल्यू रख के, तब हम लोग को जो इक्वेशन आएगा वो आएगा i1 = 13.73 एम्पियर और i2 = 20/47 एम्पियर। यहाँ देखिए VTH जो होता है एक्रॉस लोड रजिस्टर, यहाँ जो हम लोग को बनाना था सर्किट, ये जो सर्किट था A या B, ठीक है, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल निकालना था, इसे ही VTH बोला जा रहा था। इसे निकालने के लिए हम लोग को एक सर्किट में कितना, यहाँ जो है ना, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उस पर ध्यान देना, इसी पोटेंशियल को हम लोग फोकस करेंगे। VTH जो होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, इससे हम लोग यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस बनाए थे लोग, पोटेंशियल डिफरेंस जो बनाए थे लोग वो 5i1, उसी टाइमिंग ये 16, बस इतना ही। इस दो सर्किट पर काम करना है, उसके बाद हम लोग को वोल्टेज आ गया। यहाँ VTH जो आएगा 5i1 + 16i1 - i2, 21i1 - 16i2 को सॉल्व करेंगे तो 47.62 एम्पियर आ गया। अब VTH आ गया, तो RTH निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, इसमें भी लोड रजिस्टर को रिमूव करते हैं और उस पूरा एक्टिव सोर्स को भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा, RTH आ जाएगा। तो अगर सब चीज़ रिमूव कर देते हैं लोग, तो हम लोग के पास क्या बचता है, सब कुछ अगर रिमूव कर देते हैं लोग, तो हम लोग के पास बचता है, सब कुछ रिमूव करने के बाद देखिए हम लोग के पास थे, ये मान लीजिए 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 12 ओम है, ये 16 ओम है। इसके ए या बी के क्रॉस हम लोग को RTH ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये ए या बी को ऐसे कर देंगे लोग ऊपर, मान लीजिए ऊपर कर दे ई आई, यहाँ देखिए ए जो है वो 10 ओम से जुड़ा है और ये एक और है जो 5 ओम से जुड़ा है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट एक जगह, ये जो है इसमें जो है ये पॉइंट आकर इसी पॉइंट से जुड़ा है, इसीलिए दोनों को एक जगह मिला देंगे लोग। और सेम यहाँ से
ठीक है। बी को जोड़े जो 16 ओम और एक 12 ओम, क्योंकि दोनों का सेम है, तो ये 16 ओम और 12 दोनों को सॉल्व करेंगे लोग, तो हम लोग को RTH प्राप्त हो जाएगा जो 10.18 होगा। 10 और 5 जो एक दूसरे के पैरेलल लगा हो तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा देंगे, 10 गुणे 5 और 10 + 5 और 12 क्रॉस 16 प्लस 12 + 16 को जोड़ देंगे लोग इन दोनों को, तो दो रजिस्टर इक्विवेलेंट को सॉल्व करके हम लोग को RTH मिल गया। तो VTH RTH निकल गया, तो हम लोग को IL आराम से निकल जाएगा। IL क्या होता है, IL बताए थे वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। वोल्टेज कितना आया 47.62 और रजिस्टर कितना आया, RTH का वैल्यू था 10.18 जो अभी अभी निकाले लोग, और RL जो होता है वो 15 था जो हम लोग शुरू में ही लोड रजिस्टर निकाल, इन जोड़ को सॉल्व करेंगे 1.89 एम्पियर आया। तो हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये बस 4 चीज़ों को चाहिए। पहला लोड रेजिस्टेंस को पहचानना है, दूसरा VTH निकालना है, तीसरा RTH निकालना है और ये लोड करंट का फार्मूला लगा देना, बस इतना आना चाहिए। तो हम लोग का थेवेनिन थ्योरम यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे लोग नॉर्टन थ्योरम के। नॉर्टन थ्योरम कहता है अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम कि एनी लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी रिड्यूस इनटू अ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। यहाँ तक ये है कि किसी भी नेटवर्क को भी नॉर्टन थ्योरम भी सर्किट मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कर देता है। कोई भी नेटवर्क को लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के द्वारा। ये इतना कथा लिखा हुआ, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, आप लिख सकते हैं एग्जाम में। आगे जो मेन है कि नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट आई, जो आईएन होता है ना उसे हम लोग कहते हैं नॉर्टन करंट। ठीक है, नॉर्टन करंट किस चीज कैसा लगना चाहिए, पैरेलल लगना चाहिए। नॉर्टन करंट इन पैरेलल विथ नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस ध्यान से समझिए, यहाँ नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस ये पैरेलल में लगना चाहिए लोड रजिस्टर के। यह बात नॉर्टन थ्योरम बोलता है। अर्थात आप लोग को समझाने के लिए जो लोड रजिस्टर है हम लोग का क्या होता है, लोड रजिस्टर RL होता है, इसके पैरेलल में हम लोग को नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, इसी के पैरेलल में नॉर्टन करंट I1 लगना चाहिए। इसे ही हम लोग नॉर्टन थ्योरम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस एक्रॉस से करंट ले जाने के लिए लोड रेजिस्टेंस के एक्रॉस जो फॉर्मूला आएगा, I1.RN को गुणा कर दो नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस को जब हम गुणा कर देंगे लोग और ये पूरा रजिस्टर इफेक्टिव रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे लोग RN + RN, तो हम लोग को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट प्राप्त हो जाएगा। यही थ्योरी बोलते हैं। IL = IN.RN/RN + RN, ये मेन नॉर्टन, ये इम्पोर्टेंट है। नॉर्टन करंट फार्मूला, इस बात को ध्यान दीजिए। तो सेम टू सेम नॉर्टन करंट निकालने के लिए भी 4 रूल है। पहले आप लोड रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद IN निकालिए और उसके बाद RN निकालिए, उसके बाद हम लोग एथी का बात करेंगे। 4 रूल क्या है नॉर्टन को सॉल्व करने के लिए, नॉर्टन सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो 4 रूल होता है, पहले हम लोग को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है क्या, लोड रजिस्टर। दूसरा रूल है कि फाइंड करना है क्या, IN। और तीसरा फाइंड करना है RN नॉर्टन। और चौथा तो फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, IL = होता है IN.RN/RN
RN प्लस RL, जो हम आप लोग को ऊपर बताए। ठीक है, ये बस पता नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके क्वेश्चन के माध्यम से समझें। या मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन दिया है 120 वोल्ट बैटरी से 20 एम्पियर 20 ओम के करंट डाले लो, और वहाँ से 2 एम्पियर का एक सोर्स लगाए लो और 40 वोल्ट का रेजिस्टेंस, और उससे जोड़ देते हैं 12 ओम के रेजिस्टेंस को, और इससे 10 ओम। हम लोग को पता करना है कि इस 10 ओम से कितना करंट जाएगा। ये हम लोग को नॉर्टन थ्योरम से करना। चाहे तो हम लोग थेवेनिन थ्योरम से कर सकते हैं, बट हम लोग को नॉर्टन थ्योरम से करके दिखाना है। पहले का क्या बताए, 4 गो केस में पहले हम लोग फाइंड करेंगे लोड रेजिस्टेंस। इसमें कोई रेजिस्टेंस लगा तो हाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा, इसलिए यहाँ फाइंड करेंगे RL इक्वल टू 10 ओम। RL इक्वल टू 10 ओम हो गया। अब दूसरा क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है IN करंट, नॉर्टन करंट निकाल। नॉर्टन करंट निकालने के लिए क्या करेंगे लोग कि पूरा रिप्लेसिंग द लोड रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस उसे रिप्लेस करके, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर देंगे लोग, अर्थात उसको मिला देंगे लोग, तब जो सर्किट तैयार बन के होता है। अब सर्किट सब चीज़ सेम रहेगा, बस जो 10 ओम का रजिस्टर लगा होता है उसे निकाल कर हम लोग एक सीधा वायर जोड़ देते हैं, एक वायर को जोड़ देते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए वायर को जोड़ दिए लोग, और उसके बाद हम लोग IN निकालने के लिए हम लोग मेश एनालिसिस कर देंगे लोग। पहले इसमें में I1 चलाएंगे लोग मेश एनालिसिस, उसके बाद मेश 2 और मेश 3, क्योंकि 3 को क्लोज लूप बन रहा है, इसीलिए 3 मेश एनालिसिस होंगे। जितने क्लोज लूप बनते हैं उतने हम मेश एनालिसिस करते हैं। तो पहला इसमें चलाए लो, दूसरा इसमें I1 I2 3। इसमें दिखाई दे रहा है कि जो करंट है, ठीक है, I1 जो करंट है वो -2 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दे चुका है। तो इसको सॉल्व ना करके ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि IN इक्वल टू -2 एम्पियर। ठीक, दूसरा, ठीक है, यहाँ हम ड्राइंग बनाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग आप लोग को दिखाएंगे लोग। 20 ओम, ये जो हुआ 120 वोल्ट, ये जो हुआ 2 एम्पियर, ये 40 ओम, बारह ओम, I2 I1 I3। हम आप लोग को बताएं, जब भी मैंने मेश एनालिसिस करते हैं लोग, तो जो करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो इसमें हम लोग IN करंट चलाए, इसमें I2 I3, और तीनों को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाए। या तो आप क्लॉकवाइज चलाइए या एंटी क्लॉकवाइज चलाए, बट तीनों एक ही चाल में चलना चाहिए। यहाँ हम लोग देखें कि जो I1 करंट है, ठीक है, ठीक है, IN करंट है वो 2 एम्पियर ऑलरेडी इस लूप में दे चुका है, इसीलिए इसके विपरीत में है, तो -2 एम्पियर लिख देंगे लोग। पहला तो इसमें पता चल गया कि करंट कितना चल रहा है, -2 एम्पियर। दूसरा I2 पर रिसर्च, I2 को ध्यान से देखिए, तो यहाँ है 20, ठीक है, तो जब भी रजिस्टेंस लिखा है तो -20 I2, ठीक है, -20 I2। उसके बाद इसको भूल जाइए, ऊपर वाला भूल जाइए, इस पर फोकस कीजिए, इस पर फोकस, ठीक है, इस सबको भूल जाइए। ये जो इसके अंदर आता है ना मेश टू एनालिसिस आप पढ़े होंगे तो पता चलेगा, ठीक है, कि मेश 2 पर फोकस कीजिए। तो इसमें कितना 40 ओम आ रहा है, तो -40, उसी टाइमिंग I1 करंट भी इससे क्रॉस कर रहा है। तो मेश 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे लोग, तो -40 I2 -I1 और माइनस यहाँ 12 एम्पियर का भी एक रजिस्टेंस है, उससे I2 नीचे आ रहा है, I3 ऊपर जा रहा है, तो उसे घटा देंगे I2 -I3, तो -12 I2 -I3, और जो पोटेंशियल होगा वो -20 हो जाएगा, इक्वल टू में इसको सॉल्व करेंगे लोग। I1 का वैल्यू -2 एम्पियर यहाँ डालेंगे लोग, ठीक है, तो -80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हम लोग को इतना प्राप्त हो रहा है, मेश 2 को सॉल्व करके।
72 I2 माइनस 12 I3 इक्वल टू 40। ई मेष 2 को एनालिसिस कर। मेष 3 में बात किया जाए तो मेष 3 ये था, ठीक है। मेष 3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं लोग तो होता है 12 I3 प्लस 12 I2। इसको सॉल्व करके I2 इक्वल टू I3 आ रहा है। मतलब समझ में ये आ रहा है कि I1 कितना आया हम लोग को -2 एम्पियर, I2 I3 बराबर है, ठीक है। तो I2 का वैल्यू हम लोग को सॉल्व 1 और 1 2 को कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो I2 हम लोग को मिलता है वो 0.66 एम्पियर। यहाँ आप लोग को ध्यान देने वाली बात होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान गौर कीजिएगा, जो I2 करंट है, ठीक है, जो I2 करंट है वही करंट I3 है, ठीक है। यहाँ हम लोग को फॉर्मूला से पता चला I2 और I3 बराबर, और जो I3 है वही तो नॉर्टन करंट है ना, I.N, ठीक है। ये हम लोग को पता चला कि I3 ही मेन है। हम लोग को IN प्राप्त चल गया, ठीक है। IN कितना है हम लोग को 0.666 एम्पियर। अब हम लोग को RTH प्राप्त करना है, RN सॉरी, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, रिमूविंग RL एंड रिप्लेसिंग ऑल द एक्टिव सोर्स बाय देयर RN। अर्थात कि सारे जो भी एक्टिव सोर्स हो उसे हटा दो और ये लोड रजिस्टर को भी हटा दो, तब सर्किट कैसा होता है, तब सर्किट ऐसा दिखाई देता है। 20 ओम 40 ओम, यहाँ जो एक्टिव सोर्स है उसे हटा दिए लोग, यहाँ एक्टिव सोर्स है उसे हटा दिए लोग, और उसके बाद हम लोग को 20 40 इस सीरीज में दिखाई दे रहा है, ये पैरेलल में दिखाई दे रहा है। तो इसे हम जब 20 और 40 को जब सॉल्व करेंगे लोग 12 तो 20 40 60 अक्रॉस 12, इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 10 ओम आएगा। हम लोग को IN प्राप्त हो गया 0.66, RN प्राप्त हो गया 10 ओम, लोड रजिस्टर हम लोग को पता है 10 ओम। तो बस लोड रजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा वो हम फार्मूला पहले ही डिस्कस किए थे, IN डॉट RN बटा RN प्लस RN। इसमें फार्मूला हम पुट करेंगे लोग को वैल्यू आ जाएगा IL इक्वल टू 0.33 एम्पियर, ठीक है। यहाँ हम लोग का नॉर्टन थ्योरम समाप्त होता है। नॉर्टन थ्योरम। अब जो थ्योरम मेन इम्पोर्टेंट होता है, अब हम बात करेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम समझने के लिए आप इस बात को समझिए, अभी तक हम जो भी सर्किट पर प्रॉब्लम पर सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग समझ रहे थे कि वहाँ एक ही वोल्टेज सोर्स लगा रहे थे, लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि एक से ज़्यादा जब वोल्टेज सोर्स उस सर्किट में हो तब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, यह सुपरपोजिशन थ्योरम बताता है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि कोई भी लीनियर हो, बाइलेटरल हो या मल्टी सोर्स नेटवर्क, यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मल्टी सोर्स, अर्थात एक से ज़्यादा जो बैटरी लगा हो उसे हम मल्टी सोर्स बोलते हैं। मल्टी सोर्स नेटवर्क हो तो उसमें करंट और वोल्टेज निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे वैल्यू का वन सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेसिंग द अदर एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं समझे होंगे, यहाँ समझिए कि अगर बहुत सारे सर्किट, मान लीजिए ये सर्किट हो गया, इसमें एगो बैटरी लगा दिए, एक और लगा दिए, एक और लगा दिए, ठीक है, ऐसा हम लगा दिए V1 V2 V3, ऐसा कोई सर्किट है। इसे कैसे, इसमें करंट कैसे निकालेंगे लोग, इसे निकालने के लिए हम लोग पहले V1 को लेंगे लोग एक टाइम पर, यहाँ लिखे हैं सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वन सोर्स एट ए टाइम। यहाँ गौर कीजिएगा, एक सोर्स एक टाइम पर लेना है, बाकी सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस के अलावा लगा देना है, अर्थात बाकी सोर्स को हटा देना है, ठीक है, बाकी सोर्स को हटा देना है। इस बात को गौर कीजिएगा, बाकी सोर्स हटा देना है। उसके बाद जितना आएगा, मान लीजिए I1 आ गया 2 एम्पियर, तो उसके बाद V2 के अक्रॉस देखेंगे लोग, उसके बाद V3 के अक्रॉस देखेंगे, तीनों को देखकर सबको जोड़ देंगे लोग। तो वही कहता है सम ऑफ वैल्यू कैलकुलेटेड बाय वन सोर्स एट ए टाइम रिप्लेसिंग द अदर एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। अर्थात
पूरा सोर्स से आने वाले वैल्यू को जब हम जोड़ देते हैं लोग, पूरा सोर्स से आने वाले वैल्यू को जोड़ दें तो वो उसी थ्योरी को हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम बोलते हैं। तो इसको निकालने के लिए भी वही चार मेथड है। पहले आइडेंटिफाई करो लोड रेजिस्टेंस, उसके बाद देखो कि कितना एक्टिव सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करो। दूसरा कि कंसीडर कर लो कि किसे एक्टिव सोर्स मान ले, किसी अगर एक को एक्टिव सोर्स मान ले तो बाकी सबको इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू बराबर कर दो, अर्थात वायर लगा दो। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब तक पूरा एक्टिव उसके अक्रॉस तुम वैल्यू ना निकालो, ठीक है। रिपीट करना है तब तक जब तक ऑल एक्टिव सोर्स नहीं निकाल लो, और उसके बाद सबको निकालने के बाद सम कर दो, सम ऑफ दिस इंडिविजुअल वैल्यू, जो जो इंडिविजुअल वैल्यू आए उसको सम करके फाइनल वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का, वही मेन वैल्यू है। पूरा वैल्यू को अगर जोड़ दोगे तो वही मेन वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे लोग। आइए, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इसमें 12 वोल्ट का यहाँ करंट लगाया है, सॉरी वोल्टेज लगा है। एक यहाँ 24 वोल्ट का और यहाँ 3 एम्पियर का, अर्थात इस सर्किट में 3 एक्टिव सोर्स है, ठीक है। इस सर्किट में जो 3 एक्टिव सोर्स लगा हुआ, तो हम पहले किसी एक एक्टिव सोर्स के अक्रॉस करंट निकालेंगे। करंट कहाँ निकालना है? करंट निकालना है इसमें, इस 3 ओम में। तो RL निकल गया, हम लोग को पता चल गया कितना एक्टिव सोर्स है ये पता चल गया। तो हम लोग इसके अक्रॉस करंट निकालेंगे। इसके अक्रॉस करंट निकालने के लिए मेश एनालिसिस करते हैं, तो वही मेश एनालिसिस में KVL लगाते हैं। तो इसमें एक बार I1 लगा दीजिए, इसमें I2, इसमें I3, क्योंकि 3 क्लोज सर्किट बन रहा है तो 3 लूप लगेंगे। आपको पता होना चाहिए बात, 3 क्लोज सर्किट तो 3 लूप। उसके बाद हम लोग यहाँ 12 वोल्ट के अक्रॉस लिए लोग टैगिंग 12 वोल्ट सोर्स एंड रिफ्लेक्सिंग ऑल द अदर एक्टिव सोर्स बाय देयर इंटरनल। अगर 12 वोल्ट के अक्रॉस अगर हम लोग पहले निकालते हैं कि कितना इसके अंदर करंट जाएगा, तो बाकी सबको हम लोग वायर के थ्रू जोड़ देंगे लोग, ठीक है। उसे हटा देंगे लोग, जितना भी एक्टिव सोर्स है उसे रिप्लेस कर देंगे लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। 12 वोल्ट के अक्रॉस लिए लोग, तो यहाँ 24 वोल्ट वाले को हम लोग वायर से कर दिए लोग, वोल्टेज को हमेशा शॉर्ट सर्किट कर देते हैं लोग और करंट को ओपन सर्किट रख देते हैं लोग, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ये कर दिए लोग। अब देखो इसमें I1 करंट चला दिए एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो मान लीजिए सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इसका ज़रूरत है नहीं, मतलब 2 गो मेश बनाना है। 2 गो मेश बनाने के लिए मेश 1, यहाँ ध्यान दीजिए, मेश 1 अप्लाई किए और मेश 2 अप्लाई किए। 2 मेश अप्लाई करके तो हमारे पास 2 इक्वेशन आया, ठीक है। इस 2 इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में वैल्यू दाब के, तो हमारे पास I1 और I2 आएगा। जो I1 आएगा वहीं, यहाँ गौर कीजिएगा, जो I1 आया वहीं I डैश है, अर्थात इस लोड रजिस्टर्स के में करंट कितना बह रहा वही है। तो I डैश जो आया वो 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो पता चल गया 12 वोल्ट के अक्रॉस, 12 वोल्ट जब लगा रहे हैं तब करंट कितना जा रहा है, 2 वोल्टेज। अब हम लोग 24 वोल्ट के अक्रॉस देख रहे हैं, 24 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस देखेंगे लोग और रिप्लेस कर देंगे लोग सारे एक्टिव सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू। तो इसके थ्रू जब हम लोग हटाएंगे लोग तब भी 2 ही एथी बनता है, I1 I2। अब बाकी आप तब 2 मेश एनालिसिस करना आना चाहिए। हम अल्टरनेटिव वीडियो बनाकर आप लोग को समझा देंगे हम लोग। मेश 1 और मेश 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इक्वेशन 1 2 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन को कैलकुलेटर में वैल्यू दाब के जब हम सॉल्व करेंगे तो I डैश 24 वोल्ट के अक्रॉस जो आएगा -1 एम्पियर आएगा, क्योंकि हम लोग को I1 से काम है, ठीक है। इसके अक्रॉस कौन जा रहा है, I1। I1 किसके बराबर, I डैश के। तो I डैश कितना हो जाएगा, -1 एम्पियर। सॉल्व करने के बाद हम लोग को 24 वोल्ट के अक्रॉस आए। अब एक और एक्टिव सोर्स बचा 3 एम्पियर वाला, उसके अक्रॉस निकालना। 3 एम्पियर के अक्रॉस निकाले हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस अब सब चीज़ सेम रहेगा 3 एम्पियर में। बाकी 12 वोल्ट 24 वोल्ट को रिप्लेस कर दिए लोग वायर के थ्रू शॉर्ट। और उसके बाद हम लोग
3 बार मेश एनालिसिस करना, मेश 1, मेश 2, मेश 3, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करना है। यहाँ हम लोग को पता हो गया कि I2 जो है वो -3 एम्पियर होगा, पहले ही पता चल जाता है। आप लोग को सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी सारा थ्योरम अप्लाई अपने आप होगा। मेश 1 पर अप्लाई किए तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला, मेश 2 पर हम लोग KVL अप्लाई किए तो ये इक्वेशन मिला, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व कर दिया लोग तो I1 और I2 और I3 हम लोग को तीनों वैल्यू आ गया। जब तीनों वैल्यू आ गया तो I3 डैश निकाल लिया लोग 3 एम्पियर के थ्रू, वो भी आ गया I1 एम्पियर, 3 एम्पियर 12 वोल्ट 24 वोल्ट, 3 को जो एक्टिव सोर्स था उसके कारण जो करंट आया, अब हम उसको जोड़ देंगे लोग तो I टोटल जो होगा वो I-1 I-2 प्लस I-3, इन तीनों को जब जोड़ देंगे लोग तो 2 एम्पियर प्लस -1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, 1 से 1 कट गया इक्वल टू 2 एम्पियर। इस तरह टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो जो सुपर पोजिशन थ्योरम होता है, सारे एक्टिव सोर्स के वैल्यू को जोड़ देना ही सुपर पोजिशन थ्योरम बोलता है। सब यहाँ तक हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है? मान लीजिए कि किसी भी सर्किट में हम लोग को एक सबसे मैक्सिमम मतलब पावर सप्लाई करना है किसी भी लोड रजिस्टर के थ्रू, तो मतलब उसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं कि कितना रजिस्टर रख सकते हैं, इसी को बताता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहाँ देखिए जो कंडीशन होता है मैक्सिमम पावर के लिए, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर फ्लो लोड रेजिस्टेंस हमेशा RL है, कैन बी अचीव्ड व्हेन द लोड रजिस्टर इक्वल टू द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मुद्दा की बात यह है कि ना जो लोड रेजिस्टेंस हो ना, अगर लोड रेजिस्टेंस जो होता है अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, अगर RL RTH के बराबर हो जाता है ना, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यही बोलता है कि बराबर होना चाहिए तभी मैक्सिमम पावर सप्लाई होगा। तो जो पावर में सप्लाई होगा उसका फार्मूला है, कितना पावर सप्लाई होगा तो V²TH/4RTH। हम प्रूफ पर बात करेंगे तो ये फार्मूला कहाँ से है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पावर इक्वल टू होता है VI, अब P इक्वल टू होता है I²R, ठीक है। यहाँ से आया I² RL, IL का वैल्यू क्या होता है VTH/RTH प्लस L। थेवेनिन थ्योरम में आप लोग को बताए थे हम कि VTH/RTH प्लस L, इसी को इसमें पुट करेंगे लोग तो ये होल स्क्वायर इंटू RL होगा। ये जो जितना वैल्यू होगा इसको हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं RL के रिस्पेक्ट में। जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो V²TH बाहर निकलेगा, RTH प्लस RL का होल के पावर 4 हो जाएगा, ये RTH प्लस L होल स्क्वायर RL के रिस्पेक्ट में करें तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और ये उसके बाद RL ये RTH प्लस RL का होल स्क्वायर 2 आ जाएगा पहले, तो इसको सॉल्व करने में ये आएगा, तो ये जो होगा 0 के बराबर, तो R²TH जो यहाँ से काट छाट के जो वैल्यू आएगा इस ऊपर वाले को सॉल्व करके R²TH माइनस R²L आ गया RL इक्वल टू RTH। अर्थात क्या बोला कि लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर बराबर हो जाता है तो यह हमारा मैक्सिमम पावर फ्लो को डिनोट करता है। यहाँ तक आपका DC करेंट खत्म होता है, कंप्लीटेड।